हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कवर अप करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक और प्रोविज़न, और आज हम कवर अप करेंगे वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। तो वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को स्टार्ट करने से पहले इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर प्रीवियस जो हमारे सेशंस हैं उनको आपने कवर अप नहीं किया है तो उसे कंप्लीट कर लेंगे। इनकम टैक्स की कंप्लीट सीरीज़ को हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये किसी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन की बात कर रहा है और उसके वैल्यूएशन को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मैं एक डायग्रामेटिक वे में आपको इस सेशन को कवर अप करना चाहूँगी, फिर को लिंक करूँगी आपको वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो इनकम अंडर हेड सैलरी, ठीक है, इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर हमारा फॉल करता है वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। ये एक पर्क्विजिट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, फ्री रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, और इसे हमें कैलकुलेट करना होगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन रूल्स के साथ। ठीक है, तो वैल्यूएशन करने के बाद रेसिडेंशियल एकोमोडेशन का ये सैलरी का पार्ट बन जाता है अगर वो टैक्सेबल पोर्शन में आता है, और इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर ये फॉल कर जाता है। ठीक है, तो ये जो इनकम टैक्स रूल है ये कवर्ड है हमारा रूल 3(1) में। ठीक है, आपको रूल याद करना कंपलसरी नहीं है, जस्ट फॉर द रेफरेंस कि ये इनकम टैक्स वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग है और इसके जो प्रोविजन है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली उसको अब हम कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे दो पार्ट में कवर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे जो एकोमोडेशन है, ठीक है, एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जब कोई सरकारी है, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको अवॉइड करना है शॉर्टकट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है, और अपनी एम्प्लॉय को, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को वो रेंट फ्री ये रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तब ट्रीटमेंट क्या होगा उसे हम सेपरेटली कवर अप करेंगे। ठीक है, और अगर अदर एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, कोई और अदर एम्प्लॉयर है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है वो सेपरेटली कवर अप करेंगे। और इसके अलावा एक तो ये हो गया पार्ट 1, ये पार्ट 2, और थर्ड एक पार्ट आएगा जो कि ट्रीटमेंट होगा कि अगर ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जो एकोमोडेशन है वो होटल पर्पस के लिए हो रही है, वो एकोमोडेशन क्या है, एक होटल है, तो उसका हम सेपरेट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब एकोमोडेशन जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तब केस में क्या होगा। इस केस में भी हम दो पार्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग को करेंगे कि गवर्नमेंट ने जब एकोमोडेशन प्रोवाइड करी अपने एम्प्लॉय को, वो एकोमोडेशन अनफर्निश थी, यानी उसमें कोई फर्नीचर नहीं लगा हुआ था, या वो फर्निश थी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की प्रोवाइड की गई एकोमोडेशन अनफर्निश्ड थी, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस एकोमोडेशन की कुछ लाइसेंस फी फिक्स करती है। ठीक है, कुछ लाइसेंस फी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करती है, तो वो लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है उसको रिड्यूस कर देंगे अगर कोई हमने रेंट रिसीव किया है, या एम्प्लॉयर के लैंग्वेज में रेंट रिसीव किया है, या एम्प्लॉय की लैंग्वेज में रेंट पे हुआ है। ठीक है, तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एकोमोडेशन का जो लाइसेंस फी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उससे हम रिड्यूस कर देंगे अगर हमने अपने एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिसीव किया। और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो अगर आपने कोई अमाउंट पे की है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, आपके अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए, वो रिड्यूस हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा आपका परक्विजिट्स। ठीक है, तो ये थी जब एकोमोडेशन हमारी अनफर्निश्ड थी। अब यही अगर हमें सरकार ने अपने एम्प्लॉय को फर्निश्ड एकोमोडेशन दी है, तो जो आपने अनफर्निश्ड वैल्यू कैलकुलेट की है, जो भी आपने अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसको आप बढ़ा देंगे अपनी फर्नीचर की वैल्यू से। अब ये तो पता नहीं कि कॉस्ट की फर्नीचर क्या है, क्या वैल्यू होगी, तो जो आपको क्वेश्चन या डाटा में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका 10% पर एनम, ध्यान देंगे 10% पर एनम जो है ये लगेगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब
ये क्यों सोचना कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं, भाई ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें फर्नीचर भी मिला है, इसीलिए हमारा जो परक्विजिट की वैल्यू है वो डेफिनेटली बढ़ जानी है, ठीक है, इसलिए हम इसे ऐड करते हैं। और क्या, अगर मानिए ये फर्नीचर कहीं और से हायर किया गया हो, ठीक है, कहीं से हायर किया गया हो, तब उस केस में क्या होगा, जो भी थर्ड पार्टी का हायर चार्जेस होगा ना, हायर चार्जेस, जिसको हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी ने हायरिंग किए जिससे, और उनका कोई रेंटल चार्जेस है उस फर्नीचर का, ठीक है, फॉर सपोज कोई फर्नीचर बाय किया जिस पे हम रेंट पे कर रहे हैं, तो वो रेंटल चार्जेस, तो चाहे अपनी अगर फर्नीचर हो तो उसका 10% पर एनम होगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का, और अगर हायरिंग पे ली हो तो हायर चार्जेस, ये प्लस हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि क्यों प्लस हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बता दी, ये प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें फर्निश्ड अकोमोडेशन मिला है। फिर इसमें हम रिड्यूस कर देंगे कोई भी जो रेंट या चार्जेस जो है रिसीव हुई है एम्प्लॉय के थ्रू, बैलेंस हो जाएगा आपका परक्विजिट्स। आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया, और मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि आपको इसे, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो मेमोराइज करने लगते हैं प्रोविजन को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और आपको कंटेंट मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, आप उसे एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। फिर हम केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल भी कवर अप करेंगे, और आप उसके थ्रू इसे और अपना जो है कमांड कर सकते हैं अपने प्रोविजंस को, ठीक है। तो आई बिलीव आपको गवर्नमेंट का जो अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है वो आपको क्लियर हो चुका हो, रटने की ज़रूरत ना पड़े, आज ये आपको परमानेंटली क्लियर हो चुका हो, तो इसके वर्डिक्ट्स को आप जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन के, ये आप इसे रीड कर देंगे, कंटेंट आपके साथ ये आपको शेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि हमने कवर अप करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, अब हम देखेंगे हमारा अदर एम्प्लॉय के केस में, या सॉरी अदर एम्प्लॉयर के केस में, ठीक है, अदर एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट था जब आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयर था। तो अदर एम्प्लॉयर के केस में हम अपनी अकोमोडेशन को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो सब पार्ट्स में हमारा डिवाइड होगा। जब अकोमोडेशन जो प्रोवाइड की है वो ओन की हुई है, यानी एम्प्लॉयर की अपनी खुद की अकोमोडेशन है, ठीक है, तो कैसे ट्रीटमेंट करना है हमें, या अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो लीज या रेंट पे एम्प्लॉयर ने ली है, एम्प्लॉयर हमारे मालिक ने या एम्प्लॉयर ने, ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन ओन की हुई है, उसकी खुद की एकोमोडेशन है, तो उस केस में भी हम उसे कवर अप करेंगे दो पार्ट में, एक होगा हमारा अनफर्निश, दूसरा होगा फर्निश्ड एकोमोडेशन। आपसे रिक्वेस्ट है आप जिस सीक्वेंस में कवर अप करने वाले हैं, और अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं जहाँ पे आपको डिटेल आंसर राइटिंग करनी है या एमसीक्यूज में एग्ज़ाम देना है, तो आपको इसको रिवीजन भी सेम सीक्वेंस में करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस या घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सेम सीक्वेंस में ही करना है। जब आप सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आपके मिस्टेक के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस अप्लाई करनी है और मेरे साथ शेयर करना है कि क्या ये आपको हेल्पफुल हो रही है या नहीं, ठीक है। तो पहली बात, अगर ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, हमारे कोई और एम्प्लॉयर थे अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, और जो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की यहाँ पे बात हो रही है जो कि ओन्ड प्रॉपर्टी पे है, तब क्या होने वाला है, थ्री क्राइटेरियाज ऑफ सैलरी लेंगे, 15% या 10% या आपका 7.5%, किसका लेंगे ये, सैलरी का। फिर से सुनिएगा, 15%, 10% या 7.5%, ये किस किस सिनेरियो में होगा अभी हम क्विकली ब्रीफली डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। अब ये जो आपने सैलरी ले ली 15 या 10 या 7.5%, ये सैलरी, ठीक है, जिस पीरियड में आपने अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, क्योंकि भाई हम इनकम टैक्स में जो कैलकुलेशन करते हैं वो प्रीवियस ईयर की करते हैं, राइट, और असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन करके रिटर्न फाइल करते हैं, तो प्रीवियस ईयर को ही आपको कंसिडर करना है। तो जिस भी ड्यूरेशन के लिए आपने अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया है, सिर्फ उतने पीरियड का आपको ये कैलकुलेशन करना है। अगर कोई डाउट रह जाता है, नॉट टू वरी, हम नंबर्स के साथ और केस स्टडीज़ के साथ जब इसे और दोबारा डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे 15%, 10% या 7.5% ऑफ दी सैलरी लेना है,
जितने पीरियड के लिए आपने अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया, ऑब्वियसली जब रहेंगे तभी तो देंगे ना, जब नहीं रह रहे तो अब क्यों देंगे, है ना। इससे हम रिड्यूस कर देंगे। अगर कोई हमें रेंट रिसीव, किसी एम्प्लॉय से रेंट रिसीव या एम्प्लॉय ने रेंट पे किया हो, तो कई जगहों पे आपको रेंट रिसीव लैंग्वेज मिलेगा, कई जगह पे रेंट पे मिलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कई जगहों पे आपको एज एन एम्प्लॉय सोच करके कंटेंट मिलता है, कई जगहों पे आपको एज एन एम्प्लॉयर सोच के कंटेंट मिलता है, तो इसमें कोई वरीड होने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपने माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है भाई, वो तो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, परक्विजिट। आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हो। अभी हम क्विकली बताएंगे 15, 10 एंड 7.5% क्यों है, किस क्राइटेरिया में एप्लीकेबल होने वाला है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो सेम बात है भाई, फर्निश्ड अकोमोडेशन में सेम रूल, अनफर्निश्ड में आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है, अनफर्निश्ड में आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट करी है, इसमें आपको फर्नीचर की कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है। फर्नीचर की वो क्या हो सकती है, या तो होगी अगर जो है अपनी कॉस्ट फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट होगा, और अगर कहीं और से हायर किया गया है तो हायर चार्जेस होगा। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, है ना। तो ये चार्जेस आपके ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे भाई, फर्नीचर भी मिल गया। अब ये चार्जेस जब आपके ऐड हो गए तो इसमें से अगर कोई रेंट रिसीव हुआ है एम्प्लॉय से, वो माइनस हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा आपका परक्विजिट, ठीक है, जो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आई बिलीव अदर एम्प्लॉयर के केस में अगर कोई अकोमोडेशन जो ओन्ड की गई है एम्प्लॉयर की खुद की, और वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, वो ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो चुका हो। अब हम डिस्कस करेंगे ये 15%, 10% या 7.5% है क्या। तो 15% हमें सैलरी लेनी है उन सिटीज़ की जहाँ पे पॉपुलेशन 2.5 लाख से ज़्यादा है 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। 10% हमें सैलरी उस केस में लेनी है जब आपको एकोमोडेशन जो मिला है वो उन सिटीज़ में मिला है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज़्यादा है बट 25 लाख से कम है, तो नॉट एक्सीडिंग है। अब कई कई बार आपको इक्वल टू 25 लाख मिल जाएगा तो प्लस 10 लाख है, बट इक्वल टू या लेस देन 25 लैक्स होगी, ठीक है। आई बिलीव ये क्लियर हो गया हो। एंड 7.5% आपकी अदर एरियाज में फॉल करेगी। तो 7.5%, 10% एंड 15% आपकी ये सैलरी की होगी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिली है, राइट। सो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो चुका हो। चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया जहाँ पे अकोमोडेशन लीज पे ली गई है या रेंट पे ली गई है हमारे एम्प्लॉयर ने। तो जब लीज या रेंट पे हमारे एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन ली है, तो जो भी लीज या रेंट का कॉस्ट होगा, ठीक है, इसमें भी अगेन हम अपना जो है डिवाइड करेंगे अपनी कैलकुलेशन को अनफर्निश एंड फर्निश में, ठीक है। तो अनफर्निश में अगर लीज पे लिया है या कोई रेंटल चार्जेस हैं, है ना, तो कैसे करना है, जो भी आपकी लीज अमाउंट होगी, ठीक है, जो भी आप लीज रेंटल पे कर रहे हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयर कोई लीज रेंटल पे कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट, वो लीज अमाउंट या 15% ऑफ सैलरी। यहाँ पे 15% फिक्स्ड है क्योंकि जो रेंटल अमाउंट है या लीज रेंटल अमाउंट है उसका एवरेज कंसिडर किया गया। तो लीज अमाउंट या 15% ऑफ दी सैलरी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, ध्यान देंगे, जो भी लोअर होगा, ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो रेंट पे कर रहा है और इस पे अगर इसको हायर चूज कर लिया तो उसके ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ऐसे तो एम्प्लॉयर भागने लगेंगे, कोई अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना। इसलिए इनकम टैक्स ने उनको थोड़ी सी मदद करी और बोला भाई लोअर चूज कर लो क्योंकि तुम तो ऑलरेडी इसको लीज पे या रेंट पे लिए हो, ठीक है। तो लीज और 15% ऑफ दी सैलरी जो भी इसमें से लोअर हुआ। अब ये जो आपकी लोअर आ गई वैल्यू, ठीक है, इसमें से अगेन हम लेस कर देंगे हमारी जो भी रेंट अपने एम्प्लॉय से रिसीव किया और बैलेंस जो हो गया आपकी रेंट आपकी परक्विजिट हो जाएगी ना अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के अंदर। अब यही फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो सेम इसमें अनफर्निश्ड की जो आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, अनफर्निश्ड की आपकी जो वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या किया, फर्नीचर है भाई तो ऐड कर देंगे फर्नीचर को। फर्नीचर कैसा है, अगर खुद का फर्नीचर है तो क्या होगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो भी 10% है फर्नीचर का कॉस्ट वो इंक्लूड होगा, और अगर हायरिंग की हुई है फर्नीचर हायर पे लिया है तो
हायर चार्जेस हो जाएगा। इसमें कुछ याद नहीं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब ये आपने खर्चे जोड़ लिए, फिर इसमें से आपने कोई भी अमाउंट अपने एम्प्लॉय से रिसीव किया एज अ रेंट, वो माइनस करके बैलेंस हो जाएगा उस एम्प्लॉय का रेंट फ्री अकोमोडेशन अंडर फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। सो आई बिलीव आपको ये भी क्लियर हो चुका हो कि अगर अदर एम्प्लॉयर है और लीज या रेंट पे उसकी अकोमोडेशन है, तो उस केस में अनफर्निश्ड या फर्निश्ड अकोमोडेशन की ट्रीटमेंट क्या होनी है। तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं, इसे अच्छे से वर्ड्स के थ्रू कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। हमने नेक्स्ट सिनारियो समझा था कि जब ये क्राइटेरिया फॉल करता है होटल का, होटल के क्राइटेरिया में कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट करने हैं। तो जब एकोमोडेशन, इसमें दो ही पार्ट में हम कंसिडर करेंगे, या तो एकोमोडेशन आपकी अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। अब भाई होटल में अनफर्निश्ड कब से मिलने लगा, प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल, तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला। होटल में जा रहे हो तो अनफर्निश्ड थोड़ी नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, वो इन प्रोविजन को याद कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। सो अनफर्निश्ड होटल है तो होटल में तो भाई फर्निशिंग नहीं मिलेगा ना, तो अनफर्निश्ड नॉट एप्लीकेबल है। और यही अगर एकोमोडेशन फर्निश्ड है तब क्या होने वाला है, देख लेते हैं एक बार। 24% जो है वो सैलरी का होगा। क्यों होगा 24%, इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि होटल में आप अफोर्ड कर रहे हैं और होटल में हम किसी वर्क के लिए ही जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने आते हैं, परमानेंटली स्टे नहीं करते, इसलिए ये हायर साइड है, ठीक है। सो 24% ऑफ द सैलरी ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का, या आपने जो एक्चुअल चार्जेस होटल को पे किए हैं, ठीक है, एक्चुअल चार्जेस जो होटल को दी। अब इसमें भी बताओ क्या होने हैं, लोअर या हायर। ऑब्वियसली ये लोअर होगा, ऑलरेडी आपकी जेब से इतने खर्चे हो रहे हैं होटल के, तो इनकम टैक्स ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा सोच लेता हूँ, और लोअर ले लिया इन अकोमोडेशन का। जितने पीरियड के लिए आप वहाँ पे अकोमोडेशन में रहेंगे उतने पीरियड को इसे कंसिडर करना है। ये अमाउंट से हम ऑब्वियसली रिड्यूस कर देंगे अगर एम्प्लॉय कोई रेंट जो है पे कर रहा है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे इस लोअर अमाउंट से, तो बैलेंस आपकी होटल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय को ये अकोमोडेशन है, ये ध्यान देना ज़रूरी है, जो पीरियड ऑफ स्टे है एग्रीगेट में वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एम्प्लॉय को जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे वो एग्रीगेट में यानी टोटल में 15 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आई बिलीव आपको ये भी क्लियर हो चुका हो कि हमने क्या ट्रीटमेंट की। तो हमने 3 एरियाज़ को कवर अप किया है और आई बिलीव आपको ये तीनों एरियाज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो आपको जब रिवीजन करना है तो इसे हम बोलते हैं ट्री डायग्राम, और आपको ट्री डायग्राम्स के थ्रू ही कवर अप करना है, ठीक है। ओन्ड, और आप इसको लीज में ले सकते हैं। फिर इसमें आपने कवर अप किया अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड, एंड अगेन अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड। होटल में भी आपने 2 पॉइंट रखे, अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड, और इस टी डायग्राम के थ्रू आप अपने पूरे उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉय जो है जिसको एकोमोडेशन प्रोवाइड किए और उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र किया, ये तो हमने पूरा कवर अप कर लिया, ठीक है। और आप इसे इन वर्ड्स के थ्रू हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंटेंट में इसे कवर अप कर सकते हैं, इसे मल्टीपल रिवीजन दे सकते हैं, इनकम टैक्स के कंप्लीट प्रोविजन को बहुत ही आसानी से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया है कि अगर जो इम्पोर्टेंट एक नोट है कि अगर जो एम्प्लॉय है उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ध्यान देंगे ट्रांसफ़र की बात हो रही है, उसकी नई जगह पे पोस्टिंग हो रही है, ठीक है। और जब तक भाई वो नई जगह पे अपनी कोई अकोमोडेशन ली जाए तब हम परक्विजिट्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तब हम डिटरमाइन करेंगे कोई एक अकोमोडेशन जो भी लोअर वैल्यू का होगा हम उसे ही कवर अप करेंगे। सो वन सच अकोमोडेशन विल हैज़ अ लोअर परक्विजिट वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, और जो लोअर वैल्यू होगा सिर्फ उसी को कवर अप करेंगे, ठीक है। बट ये भी ध्यान देना है कि ये आपका जो है 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 डेज से ज़्यादा हो गया तो दोनों पे लग जाना है भाई, 90 दिन काफ़ी है आपको सेटल होने के लिए नए प्लेस में, ये मानना है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, कि एकोमोडेशन जो है अगर माइनिंग में हो और आपके ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन ये साइड प्रोजेक्ट के लिए हो, तो इसके लिए आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग जस्ट आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है,
आप एक सिंपल रीडिंग के थ्रू इसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, अगर एकोमोडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की और डिपुटेशन के वजह से दी गई है ये एकोमोडेशन, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है इनकम टैक्स का, जस्ट आप उसे कवर अप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बहुत सुनी है, तो एकोमोडेशन में आपको हाउस आता है, फ्लैट आता है, फार्म हाउस आता है, होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, ठीक है, और मोबाइल होम, शिप, अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे फॉल कर जाते हैं एकोमोडेशन की डिफिनीशन में। होटल में आपका लाइसेंस्ड एकोमोडेशन होना चाहिए, ठीक है, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट और गेस्ट हाउस भी कवर अप होता है। बार बार हमने सुना सैलरी ये सैलरी वो, तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? बेसिक सैलरी, डीए केवल जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, आपका बोनस, कमीशन या एक्सपेशिया, हर तरीके के टैक्सेबल अलाउंसेस ही कवर अप होंगे, या अदर तरीके के आपके मॉनेटरी पेमेंट्स जो है वो कवर अप होने वाले, जो भी मनी के फॉर्म में पेमेंट्स हो रहे हैं वो आपका होगा सैलरी का पार्ट। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको क्लियर हो चुका हो इनकम टैक्स का वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। और अगर कोई डाउट है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, और स्टिल अगर वो क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलने वाला है। आप इसे रीड करें, इसे अंडरस्टैंड करें और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बार मैंने ये देखा है, स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोविजंस को रटने बैठ जाते हैं, याद करने बैठ जाते हैं। तो अपनी एनर्जी सेव करनी है, अंडरस्टैंड करना है, और इस वीडियो को नेक्स्ट टाइम आपको डबल स्पीड में करके क्विकली रिवाइज कर लेना है ट्री डायग्राम के थ्रू, और अपना जो है मल्टीपल रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और भी बहुत कुछ सीखेंगे इनकम टैक्स के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।